प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग भारतीय न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय न्यायपालिका के अध्ययन के क्रम में आज भाग 8 में इस चैप्टर के 8वें भाग में सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अन्य शक्तियां, उसकी बात करेंगे हम लोग। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो विभिन्न बिंदु थे, हम लोगों ने उनका अध्ययन किया। अब करीब करीब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य शक्तियों के बारे में जो शेष रह गई हैं, उसको बिंदुवार हमें जानना है। तो चलिए बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां और क्या क्या रह गई हैं जिसे जानना शेष है। तो बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 135, संविधान के अनुच्छेद 135। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय द्वारा प्रयुज्य शक्तियों और अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई। संघीय न्यायालय द्वारा जो भी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को हैंडओवर कर दी गई है, वो सारी शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यहां एक शब्द है संघीय न्यायालय। ध्यान देना होगा कि संघीय न्यायालय क्या है। हमारा तो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, और कौन सी न्यायालय है जो संघीय न्यायालय है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को प्रयोग करने के लिए सभी शक्तियां प्रदान की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935, और उसी संघीय न्यायालय के द्वारा शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की। तो जिन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कर रही थी, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग, उन्हीं अधिकारिता का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय करेगी। अनुच्छेद 135 ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। तो आइए इस बिंदु से हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे। पहला बिंदु यही होगा कि अनुच्छेद 135 के तहत, अनुच्छेद 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय के तहत संघीय न्यायालय अंग्रेजी में भी लिख लें, फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट द्वारा प्रयुज्य शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग द्वारा प्रयुज्य शक्तियों और प्रयुज्य शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग उच्चतम न्यायालय को करना है। प्रयोग करने की शक्ति दी गई है, करने की शक्ति दी गई है। तो बात स्पष्ट हुई कि फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय को भारत शासन अधिनियम 1935 में जो शक्तियां प्रदान की गई थी,
जिन शक्तियों का प्रयोग संघीय कोर्ट कर रही थी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग उच्चतम न्यायालय को करने की शक्ति प्रदान की गई। थोड़ी सी बात संघीय न्यायालय के बारे में जान लें। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने निर्णय में स्वयं को संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के रूप में ही स्थापित किया है, लेकिन क्योंकि हम भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नाम से ही जानते हैं, तो एक बिंदु हम इसमें सम्मिलित करेंगे ताकि ये बात क्लियर हो, और वो ये कि संघीय न्यायालय से तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय न्यायालय से तात्पर्य भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय से, संघीय न्यायालय से है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि संघीय न्यायालय क्या है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। वही सर्वोच्च न्यायालय था जिसे हम आज का सर्वोच्च न्यायालय जानते हैं। तो पहला बिंदु हुआ। पहले बिंदु के बाद हम लोग अगले बिंदु पर पहुंचेंगे। अगले बिंदु में क्या बात है वो देखते हैं कि अनुच्छेद 138 की बात की गई। अनुच्छेद 138 इसके तहत क्या है, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, यानी अनुच्छेद 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। तो ये बात क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। मतलब इसके अनुसार यह है कि उच्चतम न्यायालय संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर दे। इस बात को हम लोग नोट भी कर लें कि इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के जो विषय हैं, संघ सूची के विषयों में से किसी के भी संबंध में, बात कर संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता, ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता, किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता
अतिरिक्त अधिकारिता प्रदान की जा रही है। अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करें। अधिकारिता एवं शक्तियां होंगी जिसे संसद विधि द्वारा प्रदान करें। तो क्या देखा गया कि संसद विधि द्वारा क्या करे, संघ सूची के विषयों में से किसी के भी मामले में अधिक अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है संसद को, अनुच्छेद 138 के तहत। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 138, जिसके तहत संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों के मामले में और अधिक अधिकारिता प्रदान की जा सकती है। हुआ अनुच्छेद 138, संघ सूची के विषयों में अधिक अधिकारिता प्रदान करने की शक्ति। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 139 की। और अनुच्छेद 139 भी उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि करने की बात है। उच्चतम न्यायालय जो है उसको रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के वायलेशन होने पर, मूल अधिकारों के छीने जाने पर, न्यून करने पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिटें जारी करेगा। क्या करेगा? लिट जारी करेगा, रिटें जारी करेगा। 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। तो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। वो 5 प्रकार के रिट कौन से हैं, जिनके बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं, जिसमें अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और परमादेश, इस तरह के जो 5 रीट हैं उनको जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। किस मामले में? मूल अधिकारों के वायलेशन। अनुच्छेद 139 इस अधिकार में और वृद्धि करने की बात करता है। अनुच्छेद 139, तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 139 पर। अनुच्छेद 139 ये क्या करता है? ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि के बारे में है। यहां मूल अधिकारों के वायलेशन में ये शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को कि वो 5 प्रकार के रिट जारी करे। अनुच्छेद 139 उसे 5 प्रकार के रिटों को जारी करने से अधिक अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जैसी शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
रिट जारी करने के मामले में, जहां सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के छीने जाने पर रिट जारी कर सकता है, वही उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन 139 सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक शक्ति प्रदान करती है। तो ये हुआ अनुच्छेद 139 और अधिक शक्ति प्रदान किए जाने के बारे में। इसके अलावा अनुच्छेद 140 की बात हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 140, अगला बिंदु लेते हैं। अनुच्छेद 140 क्या कहता है? 140 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अनुषंगी शक्तियां की चर्चा करता है। यानी अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों के बारे में है, अनुषंगिक शक्तियों के बारे में, एंसिलरी पावर जिसको कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय के आनुषांगिक शक्तियों इसको एंसिलरी पावर कहते हैं। एंसिलरी पावर के बारे में है। तो एंसिलरी पावर के बारे में है, आनुषांगिक शक्तियों के बारे में। हाँ, तो ये बात हुई कि आनुषांगिक शक्तियां क्या है। यहां संसद जो है उच्च न्यायालय को आनुषांगिक शक्तियां प्रदान करती है। इस संविधान द्वारा संसद विधि बना करके संसद को शक्ति प्रदान है, और संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक शक्ति प्रदान कर सकती है अनुच्छेद 140 आनुषांगिक शक्तियों के अंतर्गत। आनुषांगिक शक्तियों के अंतर्गत उसकी अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है, यह मान करके कि न्याय के पक्ष में, यानी न्याय की स्थापना करने के लिए, सर्व न्याय की स्थापना करने के लिए ऐसा करना जरूरी। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद सर्वोच्च न्यायालय को आनुषांगिक शक्तियों के रूप में और अधिक शक्तियां प्रदान कर सकती। इसी तरह अब अनुच्छेद 142 की बात करेंगे हम लोग, और अनुच्छेद 142 भी सर्वोच्च न्यायालय को ढेर सारी शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त हैं, तो उच्चतम न्यायालय के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए, इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अपने डिक्री और आदेश का प्रवर्तन कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को अपनी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन कराने के लिए ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रवर्तन कराने के लिए यह शक्ति प्रदान की गई है। प्रदान करने के लिए यह शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति प्रदान की गई है कि कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अपने समक्ष कि वह, यानी सर्वोच्च न्यायालय, अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अधिकारिता के
प्रयोग में अपने समक्ष लंबित वादों, लंबित जो वाद उसके समक्ष होंगे, लंबित वादों या विषय में डिग्री या आदेश पारित कर सकता है। वादों या विषय में डिक्री या आदेश पारित कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यह देखा गया। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने डिक्री और आदेश को प्रवर्तित करने के लिए, मतलब लागू करवाने के लिए भी आदेश और डिक्री पारित कर सकता है। ये शक्ति अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करती है। पुनः जान लें कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश या डिक्री देगा उसका पालन भी सुनिश्चित करने का अधिकार, उसके लिए भी आदेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 प्रदान करता है। इस तरह से देखा जाए तो पूर्ण न्याय करने के लिए जो भी आवश्यक, अर्थात पूर्ण न्याय के लिए जो भी कदम उठाना जरूरी हो, सर्वोच्च न्यायालय को उस कदम को उठाने की शक्ति प्रदान की गई है। जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक, मतलब कि आदेश पारित कर सकता है जो इसी को और का जो पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए आवश्यक हो। तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई। तो यहां हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही आदेशों और डिक्री को लागू करवाने के लिए आदेश और डिक्री देने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। ऐसा इसलिए ताकि पूर्ण न्याय सुनिश्चित हो सके। क्या किया जा सके? पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित होना हो सके या सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए यह व्यवस्था अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 144 की। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी हैं सभी उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, ये घोषित करता है अनुच्छेद 144। तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 इसके अंतर्गत इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी यानी सभी सिविल एंड जुडिशियल, इसमें क्या है? सिविल भी है, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, सभी जितने भी हैं सभी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज जो होंगे उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय की
उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये हुआ कि अनुच्छेद 144 की जो बात, अनुच्छेद 144 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी सिविल अधिकारी हैं, जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, जितनी भी अधिकारिता है, जितनी भी अथॉरिटीज है, सभी के सभी उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम करेंगे। सब उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के सहयोगी होंगे, उसकी सहायता करेंगे या उसकी सहायता में ही काम करेंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश का पालन सबके द्वारा किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। ये अनुच्छेद 144 इस बात का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 145 की बात करें हम, अनुच्छेद 144 के बाद अनुच्छेद 145 यह क्या करता है? उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद क्या कर सकता है? तो न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने का नियम बना सकता है। किसी भी न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया, प्रोसीजर, प्रोसेस, इसको विनियमित करने के लिए विधि बना सकता है, नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय। तो ये बात करते हैं अनुच्छेद 145। अब बात करते हैं अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया, न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिस और प्रोसीजर, न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, को विनियमित करने के लिए नियम बनाने, नियम यानी रूल बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 145 देखा गया कि अनुच्छेद 145 के अनुसार राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ये ध्यान रहे कि राष्ट्रपति का अनुमोदन भी उसमें जरूरी है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय क्या कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय की पद्धति प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकते हैं। यानी भारत के न्यायालय किस पद्धति से, किस प्रक्रिया से, किस प्रोसीजर से, किस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, ये नियम बनाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 145 उसे राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 145 के द्वारा जो शक्ति प्राप्त हुई उसे देखा जाए। इसके अलावा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही
अंग्रेजी भाषा में होती है। यह अनुच्छेद 348(1) क के अंतर्गत यह व्यवस्था संचालित होती है। तो अनुच्छेद 348(1) क, अनुच्छेद 348(1) क, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में होगी, ये सुनिश्चित किया गया। अंग्रेजी भाषा में होगी अनुच्छेद 348(1) क के तहत उच्च न्यायालय की भी और उच्चतम न्यायालय की। और आप देखते हैं कि दोनों की कार्यवाहियां जो है वो अंग्रेजी भाषा में की जाती है। इसके अलावा 145(3) की बात करें, अनुच्छेद 145(3), तो 145(3) के अंतर्गत कुछ मामलों में, यानी वे कौन कौन से मामले हैं जिन मामले में कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनती है, इसके बारे में अनुच्छेद 145(3) में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 145(3), अनुच्छेद 145(3), अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत या के अनुसार क्या व्यवस्था है? निम्न मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हो के अनुसार निम्नलिखित मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। पहला, कौन से मामले हैं? वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई तथ्य शामिल। अगर संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से संबंधित कोई तथ्य शामिल होगा किसी मामले में, तो उस मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। उससे अधिक हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11, 13 अधिक हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ संवैधानिक व्याख्या के मामले में सुनवाई करेगी। तो पहला जो है, वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित, वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न शामिल हो, संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
शामिल। इसी तरह दूसरा, तो दूसरा है अनुच्छेद 143 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अगर किसी विषय पर सलाह मांगता है तो भी 5 जनों की संविधान पीठ द्वारा ही विचार किया जाएगा। तो वे मामले जो अनुच्छेद 143 के अधीन, वे मामले जो अनुच्छेद 143 के अधीन 143 के अधीन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालयों को अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित करती हैं, को परामर्श के लिए निर्देशित करते। तो अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति क्या करता है, जब उसके सामने कोई संवैधानिक प्रश्न, कोई लोक कल्याणकारी जन सार्वजनिक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आ खड़ा होता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। और जब वो सलाह मांगेगा तो 5 न्यायाधीशों की, कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ उसके परामर्श पर, उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी और विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति महोदय को परामर्श प्रदान करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, अन्य शक्तियां क्या क्या हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है, संविधान का रक्षक या मूल अधिकारों का रक्षक। 2 चीजें हैं, तो अगला बिंदु होगा मूल अधिकारों का रक्षक। तो ये है मूल अधिकारों का रक्षक, यानी गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का संरक्षक है, रक्षक है। अनुच्छेद 32, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। यानी ये गार्डियन नियुक्त हुआ है, रक्षक नियुक्त हुआ है और वो मूल अधिकारों का रक्षा करता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, रिट जारी करता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए
बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके अलावा परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, लेख जारी कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये 5 रिट जिनको बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कार्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सरसोरेरी, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, ये 5 रिट जिनकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, मूल अधिकारों के खंड में भी कर चुके हैं और अनुच्छेद 32 के खंड में भी कर चुके हैं। इन 5 प्रकार की रिटों को जारी करके वो क्या करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। इसी तरह अनुच्छेद 13(2) के तहत, 13(2) के तहत वो ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। तो अनुच्छेद 13(2) के तहत वह ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। तो ये देखा गया अनुच्छेद 13(2 न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है कि ऐसी कोई भी विधि अगर विधायिका के द्वारा बनाई जाती है, कार्यपालिका के द्वारा लाई जाती है, तो ऐसी हर विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो विधि क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को छीन रही हो या मूल अधिकारों को कम कर रही हो, न्यून कर रही हो। इस तरह की विधि को शून्य घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है, वो मूल अधिकारों का रक्षक है, गार्डियन है। तो एक महत्वपूर्ण शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की एक और शक्ति की बात हम लोग करेंगे और वह शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय की एक और शक्ति की बात करेंगे और वो क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू प्राप्त है, या रिव्यू का मतलब क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य क्या है।
न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा किसी भी निर्मित किसी भी विधि के क्या का परीक्षण कर सकती है, किसी भी विधि का परीक्षण कर सकती है, और अगर वह विधि मूल अधिकारों को कम करती हो या फिर प्राकृतिक न्याय को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध जाती हो, तो ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। यह होता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। ऐसे कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से, सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से संविधान की रक्षा होती है। संविधान की रक्षा करने की एक व्यवस्था है जो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या मतलब है, इसे हम लोग जरूर नोट कर लें। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य किससे है, यह भी जान लें। तात्पर्य कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति, कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति, यानी जो भी कानून बनते हैं वे कानून संवैधानिक हैं कि नहीं, संविधान सम्मत हैं कि नहीं, विधि सम्मत हैं कि नहीं, कानून संगत हैं कि नहीं, कानून सम्मत हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा करने की शक्ति ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार, न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार, न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार, वे कौन कौन से हैं? नंबर एक, दो शक्तिशाली आधार में संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। संघात्मक व्यवस्था और दूसरा है मौलिक अधिकार। ये दो चीजें जो हैं ये क्या हैं?
ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात भी आपको सम्मिलित करने ला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो कहां से लिया गया है? तो यूएसए के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम लोगों ने बात किया उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के बारे में। आइए इसे दोबारा से देख करके और कक्षा को समाप्त करते हैं। बात शुरू होनी थी उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां हैं उसे बिंदुवार हमें जानना था, और इसको जानने के क्रम में हम लोग अनुच्छेद 135 से अपनी बात शुरू किए थे। अनुच्छेद 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय के द्वारा जो प्रयुज्य शक्तियां थी, जो अधिकारिता था, उसको प्राप्त किया गया है या दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास संघीय न्यायालय की शक्तियां। संघीय न्यायालय को थोड़ा स्पष्ट किया गया है कि संघीय न्यायालय क्या है। तो संघीय न्यायालय का तात्पर्य भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में, वही संघीय न्यायालय है। और वो संघीय न्यायालय जिन शक्तियों को धारण करता था, जो प्रयोज्य शक्तियां थी उसके पास, वो सारी शक्तियां संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दी। तो पहला बिंदु अनुच्छेद 135 जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधिकार को, संघीय न्यायालय की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में निहित करता है। अब बात करना था अनुच्छेद 138 की। अनुच्छेद 138 के तहत उच्चतम न्यायालय को कई अधिकारिता संसद द्वारा प्रदान की गई। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में। इसके अनुसार क्या है कि संघ सूची के जो विषय होंगे, संघ सूची के विषयों में से किसी के भी संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी। संसद ऐसा विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदान करेगी। अनुच्छेद 138 कहता है। अनुच्छेद 139 कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति है, 5 रिट जारी करने की शक्ति है, उससे भी अधिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है अनुच्छेद 139। इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के वायलेशन को रोकने के लिए, मूल अधिकारों के छीने जाने को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन 139 के तहत 5 मूल अधिकारों से आगे भी अगर अन्य मामले में भी जरूरत पड़े तो अनुच्छेद 139 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसी तरह जैसे
उच्च न्यायालय को 226 के तहत प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 140 की बात। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय को आनुषांगिक शक्तियां एंसिलरी पावर देता है, आनुषांगिक शक्तियां उसे दे देता है, अर्थात जो शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को आनुषांगिक शक्तियों के बारे में, यानी अन्य शक्तियां जो भी हैं, जो अनुच्छेद 32 से आगे संसद द्वारा जो है इसे अन्य आनुषंगिक शक्तियां दी गई हैं, जो भी आवश्यकता पड़े न्याय के लिए, प्राकृतिक न्याय और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आनुषंगिक शक्तियां यानी अन्य प्रकार की शक्तियां भी दी गई है, जिनकी व्याख्या पहले नहीं की जा सकी है। बाद में मतलब अनुच्छेद 140 उसे जो है अन्य तरह की शक्तियां प्रदान करता है, ताकि उसके प्रयोग से वो जो भी सर्वोच्च न्यायालय को जो भी वांछनीय लगे, जो आवश्यक लगे, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय को सुनिश्चित कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। 142 के तहत उच्चतम न्यायालय जो भी डिक्री या आदेश देता है, उस डिक्री या आदेश को प्रवर्तन कराने के लिए आदेश केवल देना काफी नहीं है, आदेश को लागू करवाने के लिए भी आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है, कि उसके लिए भी वो आदेश दे सकता है, डिक्री दे सकता है कि उसके आदेश का पालन हो, और अपने आदेश के पालन के लिए वो संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह अनुच्छेद 142 बात करता है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस हो सके। तो पूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत अपने आदेशों के प्रवर्तन के लिए, लागू करवाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ये हुआ अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 42 के बाद 142 के बाद अनुच्छेद 144 की बात करते हैं। इसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र के कहीं भी, चाहे वो सिविल अधिकारी हो, चाहे वो न्यायिक प्राधिकारी हो, सिविल या जुडिशियल अथॉरिटी कोई भी हो, वो सब उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 कहता है, अनुच्छेद 144 सबको, चाहे वो सिविल प्राधिकारी हो चाहे न्यायिक प्राधिकारी, सबको उच्चतम न्यायालय की सहायता करने के लिए बाध्य करता है। ये हुआ अनुच्छेद 144 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्ति। अब बात करते हैं अनुच्छेद 145 में सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से जितने भी न्यायालय हैं उनकी पद्धति और प्रक्रिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसको विनियमित करने के लिए रूल बना सकता है। रूल बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि जितने भी न्यायालय हैं वो किस प्रैक्टिस से, किस प्रोसीजर से चलेंगे, क्या विधि होगी, क्या प्रक्रिया, क्या पद्धति होगी, उन सबको विनियमित करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। उनको विनियमित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए रूल बना सकती है, नियम बना सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 348 का 1 का, इसकी बात करें, अनुच्छेद 348 1 का, ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, दोनों की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 348 1 का
ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों इनकी संपूर्ण कार्यवाही को अंग्रेजी में किए जाने का प्रावधान करता है। तो ये 348(1) का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 145 में दी गई शक्ति। अनुच्छेद 145 के अनुसार कुछ मामले हैं, दो ऐसे बिंदु हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाता है। दो मामले, कौन कौन से मामले? पहला मामला, ऐसा मामला जो संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखता हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अगर है तो उसको न्यूनतम 5 जजों, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ उस पर विचार करेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है तो परामर्श के लिए भी 5 जजों की संविधान पीठ विचार करेगी। तो ये बात हुआ अनुच्छेद 145(3) के तहत प्राप्त शक्ति। अनुच्छेद 145(3) के बाद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बाद हम लोग बात करेंगे कि मूल अधिकारों का रक्षक भी है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? गार्डियन है मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का वो रक्षक है। अनुच्छेद 32 भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 इस बात की घोषणा करता है। इसके अलावा इसको और अच्छे से समझें तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 रिट सर्वोच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट जारी करने का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय को है और इन लीटों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। इसके अलावा अनुच्छेद 13(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है यदि वो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। अगर कोई विधि, अगर कोई कानून मूल अधिकारों को छीन रहा है, मूल अधिकारों को कम कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है अनुच्छेद 13(2) के तहत कि वो ऐसी विधि को शून्य घोषित कर दे। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जानी है, जुडिशियल रिव्यू की बात होनी है। सर्वोच्च न्यायालय की एक और शक्ति क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की जो व्यवस्था है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसे और स्पष्ट करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य यह है कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण, कि कानून संवैधानिक है कि नहीं। विधायिका ने अगर कोई कानून बनाया है तो वे कानून संवैधानिक हैं, संविधान सम्मत हैं, विधि सम्मत हैं, कानून संगत हैं कि नहीं, इस बात का परीक्षण करना, इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के 2 आधार आप इसको कह सकते हैं। एक संघात्मक व्यवस्था, एक है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा है मौलिक अधिकार। यानी संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार
ये दोनों न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्तिशाली आधार। और न्याय अंत में बात करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अमेरिका के संविधान से इसे प्राप्त किया गया है। तो हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, उसके मूल अधिकारों का रक्षक होना और न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में आज की कक्षा में अध्ययन किया। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।